हेलो विद्यार्थियों, अपने पतंग काव्य आलोक धनवा की अपने पढ़ रहे थे। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। फिर से थोड़ा इसका काव्य का वाचन कर लेता हूँ। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। यहाँ तक अपने जो है पढ़े थे। सबसे तेज बौछारे, बात आप जानते हो कि मैंने चर्चा की थी कि सबसे तेज पानी की बौछारें जो है वो भादो महीने में, मतलब कि अब आखिरी बरसात का आखिरी समय आ गया होता है, तो और भी वो जो है तेज से बरसने लगता है। आप जानते हो कि दिया जब बुझने वाला होता है तो बहुत, जब उसके आखिरी जब जल रहा होता है तो आखिरी जब होता है तो ज़्यादा जलने लगता है, फिर धीरे धीरे बुझता है। उसी प्रकार यहाँ पर बौछारें भी, भादों की वैसी बौछारें जो तेज बरस रही थी। और भादो का महीना अब समाप्त हो गया। भादो गया मतलब भादो का महीना समाप्त हो गया था। भादो किसका प्रतीक है? तो भादो अंधकार का प्रतीक है। भादो जो है नमी युक्त वातावरण का प्रतीक है। अब कवि आगे कहता है कि इससे सवेरा हुआ, अर्थात कि अब भादो समाप्त हो गया, लोगों के दुख दारुणता ये सब जो समाप्त हो गया, अब जो है उनको खुशियों का सवेरा होने लगा है। तो उसके कारण अब कवि ने उस सवेरे की तुलना किससे की? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। जैसे खरगोश की आंखें लाल होती है, वैसे सूर्यमंडल पूर्व में उसका जो है सूर्य का लाल मंडल जो दिखाई देता है, उसकी उपमा कवि ने खरगोश की लाल आंखों से की है। आगे कवि कहता है शरद आया पुलों को पार करते हुए। शरद आया, शरद ऋतु है, शरद ऋतु आई पुलों को पार करते हुए, कई बाधाओं को, कई मुश्किलों को पार करते हुए, मतलब कि कई महीनों को पार करते हुए शरद ऋतु का आगमन। शरद जो है सबसे श्रेष्ठ ऋतु है। पहले अपने तो प्राचीन समय में लोग जो है वो बच्चों को आशीर्वाद देते थे, अपने छोटों को आशीर्वाद देते थे कि 100 शरद जियो, मतलब शरद ऋतु सबसे श्रेष्ठ ऋतु है। तो इसलिए शरद ऋतु जो है वो आई उन महीनों को, कठिनाई भरे महीनों को पार करते हुए और अपनी नई साइकिल, चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। कवि आगे कहता है कि जैसे एक बालक जिसको नई नई साइकिल मिली है तो वो इतना प्रफुल्लित होता है, आनंदित होता है कि अपनी साइकिल को जो है वो चलाते हुए आता है, लोगों को दिखाता है। ठीक उसी प्रकार शरद ऋतु भी अपने भावों को दर्शाने के लिए, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, और जो है शरद ऋतु जो है वो जैसे बच्चा जो है सब चमकीली साइकिल लेकर के तेज चलाते हुए आता है, ठीक उसी प्रकार वो भी आता है। ये जो है दर्शाने का प्रयास किया है। यहाँ शरद आया मतलब शरद ऋतु आई। शरद जैसे एक बालक है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार, जैसे प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, जैसे शरद ऋतु जो है वो लोगों को आकर्षित करने के लिए, जैसे कि वो बालक है वो घंटी बजा रहा है अपने को आकर्षित करने के लिए, लोग अब उसकी ओर देखें। जैसे कुछ विक्रेता आते हैं तो वो भी जो है इसी प्रकार का जो है अपना वस्तु बेचने के लिए जोर जोर से आवाज़ लगाते हैं, कोई घंटी बजाता है, कोई भोपू बजाता है। इस प्रकार से यहाँ पर शरद ऋतु भी घंटी बजाते हुए जोर जोर से जो है वो चले आया है, ऐसा जो भाव प्रकट हुआ है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, और कवि क्या कहता है कि जो है वो बच्चों को अपने चमकीले, मतलब शरद ऋतु एकदम चमकीली, वातावरण एकदम चमकीला हो जाता है, एकदम अंधकार का आवरण छट जाता है और धूप का आवरण जो है खूब खिल जाता है। इसके कारण जैसे अपने चमकीले इशारों से बुलाता है। किसको बुलाता है वो? पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। किसको बुलाता है? पतंग जो उड़ाने वाले, जो बच्चों का जो समूह है, जिनको पतंग उड़ाना बहुत पसंद होता है, उनके समूह को, क्योंकि बच्चे को जो है पतंग उड़ाना सबसे ज़्यादा प्रिय लगता है। बड़े बुजुर्ग लोग भी और युवा भी पतंग उड़ाने का आनंद लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पतंग जो है वो आनंद बच्चे ही उठाते हैं। इसलिए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के समूह को, झुंड मतलब समूह को जो है वो अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। फिर वो
फिर से लिखा है, चमकीले इशारों से बुलाते हैं, अपने आकर्षण से बुलाता है। और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, अब आकाश को मुलायम बनाना मतलब, आकाश को मुलायम बनाना, भादों का महीना एकदम नमी युक्त होता है, घनीभवन ज़्यादा होता है, हवा तेज होती है, बादल घने होते हैं, तो इसके कारण आप पतंग उड़ेगा जरूर, लेकिन वो आनंद नहीं आएगा जितना जो है शरद ऋतु में आएगा। तो शरद ऋतु में आकाश एकदम, मैंने बताया, निरभ्र हो जाता है, आकाश जो है बादलों से रहित हो जाता है और आकाश चमकने लगता है। तो उस आकाश को और अधिक नरम बना देना, मतलब कि इतना हवा हल्की हो जाती है कि जिससे कि पतंग आसानी से उड़ सके। तो आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। शरद ऋतु ने इस प्रकार का भाव जो है वो व्यक्त किया है कि जैसे कि पतंग जो है ऊपर उड़ सके, इसलिए आकाश को कवि ने एकदम नरम मुलायम बना दिया। ऐसा शरद ऋतु जो है बात कवि करता है। आगे एक पंक्ति में देखिए, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। पतंग को क्या कहा गया है? दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन। पतंग रंग बिरंगे होते हैं और इसका कागज भी बहुत हल्का होता है, वो आसानी से सरलता से उड़ सके। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। और जो पतंग का कागज होता है आप जानते हो कि और अन्य कागजों की अपेक्षा बहुत पतला होता है, तो संसार का सबसे पतला कागज ये उड़ सके, इसलिए शरद ऋतु ने आकाश को अत्यंत मुलायम बना दिया है। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। आप जानते हो कि पतंग बनाने के लिए कागज की जरूरत पड़ती है, फिर बांस के जो है की जरूरत पड़ती है। बांस को पतला पतला काट करके उसकी कमानी बनाई जाती, बिना जो बांस के बिना जो पतंग बन सकता नहीं है। तो दुनिया की जो है बांस की सबसे पतली कमानी वो उड़ सके। बांस बहुत हल्का होता है, अगर उसको काट काट कर बना दिया जाए तो एकदम पतला हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो वो कमानी जो है उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों की किलकारियां और तितलियों के इतनी नाजुक दुनिया। कवि कहता है कि इससे क्या होगा कि जो है बच्चे जब कमानी वाली पतंग हल्की कागज जो है उड़ेगी, तो स्वाभाविक है जो जब ऊपर उड़ेगी तो बच्चे प्रसन्न हो जाएंगे और इसके कारण वो जो है किलकारियां मारते हुए सीटियां बजाने लगेंगे, अत्यंत प्रफुल्लित हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे और उल्लास में आकर के जो है वो सीटियां बजाने लगेंगे, ताली बजाने लगेंगे, शोर करने लगेंगे। यहाँ पर आखिरी पंक्ति में तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। अब तितलियों के साथ बच्चों की तुलना की गई है। तितली अर्थात सबसे नाजुक जो है ये जीव होता है, उनका मन भी बहुत नाजुक होता है। उनका जो भाव देखोगे तो क्या स्वाभाविक रूप से जो है तितली बहुत कोमल होती है, नाजुक होती है। ठीक उसी प्रकार बच्चों का भी जो दुनिया है वो अत्यंत नाजुक, सुकोमल और निर्दोष भाव होता है। तो इस प्रकार से बच्चों का यहाँ पर तितलियों के साथ उनकी तुलना की गई है। यहाँ पर बच्चों की उपमा जो है वो तितलियों से दी गई है।